उसकी पत्नी चाहती है कि वो पुलिस थाने की नौकरी छोड़ दे ताकि वो घर पर रहकर उसकी आने वाली अवस्था में उसकी देखभाल कर सके। अधिकारी जांग ने तुरंत उसे पहचान लिया कि यह समाचार संपादक जू हुआन की खोई हुई कलम की टोपी है। अधिकारी जांग ने हैरानी से प्रमुख से पूछा कि उसे यह कहां मिली। सुनुंग जुन, इस डर से कि उसकी पत्नी हत्या के मामले में संदिग्ध बन सकती है, सच्चाई को छिपाने का निर्णय लिया। उसने अधिकारी जांग को सबूत का स्रोत नहीं बताया। सुनजुन ने केवल अपने अधीनस्थों को जंगल समूह और जुआन की मृत्यु के बीच संबंध की गुप्त रूप से जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारी जांग अपने काम के प्रति अत्यधिक उत्साहित होकर अपनी पत्नी से किया वादा भूल गया। अधिकारी जेन ने गंभीरता से अपने टीम लीडर से वादा किया कि वो सौंपे गए कार्य को उत्कृष्ट रूप से पूरा करेगा। इस बीच अध्यक्ष जोंगहुन अपने कार्यालय की सफाई करवा रहा था। जादूगर जिन क्योन की चेतावनी के अनुसार जोंगहुन को निशाना बनाने वाला दुश्मन उसके निजी सामान का उपयोग करके उस पर श्राप डालेगा। इसलिए जोंगहुन के सभी निजी सामान को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना या नष्ट करना आवश्यक था। जोंगहुन के कपड़ों को भी केवल एक बार उपयोग करने के बाद तुरंत जला देना था। जोंगहुन को तब तक घर में छिपकर रहना पड़ा जब तक रहस्यमय श्राप का समाधान नहीं हो जाता। सब कुछ साफ करने के बाद अध्यक्ष जोंगहुन ने अपने सचिव को जादूगर जिन क्योयोंग के पास जाकर कुछ सुरक्षात्मक ताबीज लाने का निर्देश दिया। जंगल समूह एक महत्वपूर्ण उत्पाद लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करने वाला था और जोंगहुन वहां अनुपस्थित नहीं रह सकता था। सचिव ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जादूगरनी जिन क्योयोंग से मिलने चला गया। प्रारंभ में जिन क्योयोंग ने इस संवेदनशील समय में जोंगहुन को बाहर जाने देने का कड़ा विरोध किया, लेकिन सचिव के लगातार अनुरोध करने पर वो अनिच्छा से मान गई और अध्यक्ष के लिए कुछ सुरक्षात्मक ताबीज बना दिए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जादूगरनी जिन क्योयोंग ने सचिव से पूछा कि क्या उसे पता चला है कि जू वान की कलम की टोपी किसके पास है। उसने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है तो वो जल्दी ही उस व्यक्ति को पकड़ लेगी जो अध्यक्ष पर श्राप डाल रहा है। हालांकि सचिव ने निराशा में सिर हिला दिया। उसके पास कोई सुराग नहीं था। अप्रत्याशित रूप से सचिव को पुलिस थाने में एक मुखबिर से गुप्त कॉल प्राप्त हुआ। मुखबिर ने बताया कि उसने अभी अभी अधिकारी जेन को सबूत यानी कलम की टोपी को सबूत कक्ष में रखते हुए देखा है। जैसे ही उसे यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली, सचिव ने तुरंत इसे जादूगरनी जिन क्योयोंग को बताया। उसी समय उसने अध्यक्ष जोंग हयान को भी स्थिति की सूचना दी। ये सुनकर अध्यक्ष जोंग हयान ने ठंडे स्वर में अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि सबूत को छिपाने के लिए तुरंत अधिकारी जांग को खत्म कर दिया जाए। अब सोजिन की कहानी पर लौटते हैं। उसे एक बार फिर स्कूल में लड़कियों के एक समूह द्वारा परेशान किया गया। उनमें वही लड़की भी थी जो पिछले दिन लड़कों के समूह के साथ थी। सोजिन ने उस लड़के का उदाहरण देकर, जिसकी नाक से उसने खून निकाल दिया था, उन बदतमीज लड़कियों को चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इस बार परिणाम केवल नाक से खून निकलना नहीं होगा, बल्कि मौत भी हो सकती है। लड़कियां कुछ हद तक उलझन और डर में थीं, लेकिन नफरत ने उनके डर पर काबू पा लिया और उन्होंने सोजिन को छोड़ने का फैसला नहीं किया। लड़कियों ने एक साथ इकट्ठा होकर एक आत्मा बुलाने की क्रिया की। उन्होंने एक रहस्यमय ऑनलाइन अनुप्रयोग जिसका नाम शापित जंगल है का उपयोग करके सोजिन पर एक भयानक श्राप डाल दिया। उसी दुर्भाग्यपूर्ण शाम को अधिकारी जांग कंपनी के आंतरिक कामकाज की जांच के लिए जंगल के एक पूर्व कर्मचारी से मिला। उस कर्मचारी ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। जंगल की अपार सफलता का कारण शापित जंगल अनुप्रयोग था। यह अनुप्रयोग एक बहुत ही सरल लेकिन डरावने तरीके से काम करता है। उपयोगकर्ता बस किसी की तस्वीर और उसे श्राप देने का कारण एक चिन्ह के साथ ऑनलाइन साझा करते हैं। यदि उस पोस्ट को बहुत अधिक प्रतिक्रिया मिलती है तो कंपनी उस व्यक्ति पर श्राप को अंजाम देती है। अधिकारी जांग को यह एक धोखा लगा, लेकिन कर्मचारी ने विश्वासपूर्वक कहा कि कई मामलों में श्राप सच हो चुके हैं। इससे अधिकारी जेन के मन में जंगल के पीछे काम कर रही रहस्यमय शक्तियों के प्रति संदेह और बढ़ गया। बैठक के बाद अधिकारी जांग ने खुशी खुशी अपनी पत्नी को फोन किया और बताया कि उसने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन खरीदा है और वो घर लौट रहा है। घर के दरवाजे पर पहुंचने पर उसने एक अजीब गाड़ी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ी देखा। जिज्ञासा से उसने गाड़ी के अंदर झांका, तभी अचानक गुंडों के एक गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। उसका फल का बैग और फोन हर तरफ बिखर गया। कुछ ही देर बाद वे उसे एक सुनसान निर्माण स्थल पर ले गए। गुंडों ने बारी बारी से उस पर बेरहमी से हमला किया।
जबकि दूर खड़े अध्यक्ष जोंग हुन और उसका सचिव ये सब देखकर आनंद ले रहे थे। अध्यक्ष विशेष रूप से इस दर्दनाक दृश्य को देखकर उत्साहित लग रहा था। गिरोह के नेता ने अधिकारी जांग से पूछा कि उसने कलम की टोपी कहां से प्राप्त की, लेकिन अधिकारी जांग ने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। उसकी जिद देखकर गुंडे और भी क्रूर हो गए। नेता को लगा कि अगर वे उसे और मारते रहे तो वो वहीं मर जाएगा, इसलिए उसने उन्हें रुकने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, अधिकारी जेन ने तुरंत पलटवार किया। उसने चतुराई से एक गुंडे को नीचे गिराकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। गुंडे उसके पीछे दौड़े, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसकी जीवित रहने की इच्छा ने उसे उनसे आगे निकलने में मदद की। हालांकि ऊपर से ये सब देख रहा अध्यक्ष जोंग हयान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। जैसे ही अधिकारी जेन मुख्य सड़क पर पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा और वो सड़क के बीच में जा गिरा। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर आया और उसे कुचल दिया, जिससे उस बहादुर पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई। काले जादू का उपयोग करके अधिकारी जांग को मारने के बाद अध्यक्ष जोंग हुन अचानक थकावट के कारण बेहोश हो गया। सौभाग्य से उसका सचिव वहां उसे संभालने के लिए मौजूद था। इस बीच अधिकारी जेन की पत्नी अपने पति के घर लौटने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। चिंता में उसने उसे फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने प्रमुख सुन जुन को उसके ठिकाने के बारे में पूछने के लिए फोन किया। सुन जुन अपनी पत्नी पत्रकार जिनी के साथ घर पर था। दुखद खबर सुनते ही दोनों तुरंत जांग को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दिल तोड़ देने वाला परिणाम यह था कि उन्हें शवगृह जाकर उसकी पहचान करनी पड़ी। अधिकारी जांग हमेशा के लिए जा चुका था, अपनी युवा पत्नी और अजन्मे बच्चे को पीछे छोड़कर। अपने करीबी सहयोगी के बुरी तरह घायल शरीर को देखकर कप्तान सुन जुन गहरे दर्द और पछतावे से भर गया। जब वो बाहर अधिकारी जेन की पत्नी से मिला तो सुन जुन को सच्चाई का एहसास हुआ। उस दिन अधिकारी जांग इस्तीफा देने के लिए थाने आया था। सुन जुन ने खुद को दोषी ठहराया, ये सोचकर कि अगर उसने अधिकारी जेन को वो काम न सौंपा होता तो शायद अधिकारी जांग का परिवार आज भी खुशी खुशी एक नए सदस्य के स्वागत की तैयारी कर रहा होता। उनकी आंसुओं भरी बातचीत को सुनकर पत्रकार जिन्ही अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। जिन्ही ने तुरंत सोजिन से संपर्क किया। जिन्ही ने उस लड़की के साथ मिलकर अध्यक्ष जोंग ह्यून को श्राप देने का फैसला किया। जिन्ही समझ चुकी थी कि अधिकारी जांग की गलत तरीके से हुई मौत के पीछे केवल अध्यक्ष का क्रूर हाथ ही हो सकता है। अगले दिन गंभीर अपराध जांच दल घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचा। कप्तान सुनजुन को अधिकारी जांग का गिरा हुआ फोन मिला। उसमें अभी भी अधिकारी जांग और जंगल के एक पूर्व कर्मचारी के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसी शाम पुलिस विभाग ने एक आपात बैठक बुलाई। शव परीक्षण के परिणामों से पता चला कि सड़क दुर्घटना से पहले पीड़ित का अपहरण किया गया था और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिससे उसे कई गंभीर चोटें आई थीं। प्राप्त ध्वनि रिकॉर्डिंग की सामग्री के साथ मिलाकर पुलिस ने प्रारंभिक रूप से निष्कर्ष निकाला कि अधिकारी जेन पर जंगल निगम में गलत कार्यों की जांच करते समय हमला किया गया था। इसके बाद भागते समय उसकी दुर्घटना हो गई। अधिकारी जेन की मृत्यु के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए यह स्पष्ट था कि जंगल निगम इस हत्या में शामिल था। प्रमुख ने गंभीर अपराध इकाई को आदेश दिया कि वो तुरंत अध्यक्ष जोंग ह्यून और जंगल निगम को लक्ष्य बनाकर एक विशेष जांच शुरू करे। हालांकि टीम के सभी सदस्य अपने साथी की मौत से गहरे दुखी थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वे अधिकारी जांग के लिए न्याय पाने और सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दूसरी ओर मुखबिर गहरे पछतावे से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गलती इतनी गंभीर परिणाम लाएगी और उसके साथी की जान ले लेगी। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, अपराध बोध में डूबा हुआ। इस बीच जादूगरनी जिन क्योयोंग अध्यक्ष जोंग ह्यून से मिलने आई। उसने घोषणा की कि उसने उस शापित व्यक्ति के भीतर रहने वाले दानव की असली पहचान जान ली है। वो इनुगामी है, जो जापान का एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है। इस दानव को अत्यंत क्रूर तरीके से बनाया जाता है। लोग कुत्तों को जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, केवल उनका सिर बाहर छोड़ देते हैं। फिर उनके सामने खाना रखा जाता है ताकि वे उसे देख सकें लेकिन खा न सकें। भूख और घृणा धीरे धीरे चरम पर पहुंच जाती है और जब वे कुत्ते भूख से मर जाते हैं तो वे भयानक दुष्ट आत्माओं में बदल जाते हैं। ये आत्माएं फिर मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं
और उन्हें भयानक शक्तियों वाले शापित जादूगर बना देती हैं। जितना अधिक क्रूर तरीका होता है, उतनी ही अधिक भयावह इनुगामी की शक्ति होती है। इस शक्ति का मुकाबला करने और अध्यक्ष पर किए जा रहे श्राप को रोकने के लिए जादूगरनी जिन क्योयोंग ने एक विशेष उपाय तैयार किया। उसने जापान की एक दिव्य वस्तु का उपयोग करने की योजना बनाई, जिसके बारे में माना जाता है कि वो वहां की दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर सकती है। इस वस्तु को खोजने के लिए जिन क्योयोंग को जापान में अपने एक मित्र की मदद लेनी पड़ी और लंबे समय तक खोज करनी पड़ी। अंततः उसे एक प्राचीन ढोल का चमड़ा मिला। इस ढोल के चमड़े ने हजारों वर्षों तक आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया था और वह एक दिव्य वस्तु बन चुका था। उसमें इतनी शक्ति थी कि वह इनुगामी नामक दुष्ट आत्मा को नष्ट कर सकता था। लेकिन इस खजाने को कोरिया वापस लाने की कीमत 800 मिलियन वोन थी। अध्यक्ष जोंगहुन ने बिना झिझक के इस कीमत को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि जब तक वो अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है,